गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले वीडियो में तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। इसी आधार पे मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। आधार तो क्या बोलें कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पे जो आता है वो हमने दिया, जो आरपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो दिया गया है और वही आगे देने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने भोजन के अवयव स्टार्ट किए थे और भोजन के अवयव में हमने सबसे पहले शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़ा भाई? पहला भोजन के अवयव में पहला पढ़ा शरीर के निर्माण, शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ। इसमें सबसे पहले जो पढ़ा गया वो क्या था भाई? तो हमने कहा कि प्रोटीन था। क्या था? प्रोटीन। और इसके बारे में मैंने जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैंने बताया तुम लोगों को। आगे अगला आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? तो सेकंड नंबर में आज जो डाल रहा हूं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले यौगिक या पदार्थ जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो जब मैं वहां पे बोल रहा था तब भी मैंने प्रोटीन में भी बोला कि दो पार्ट होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट और बी इज इक्वल टू वसा। हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो तो ये दो ही होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक वसा हो गया। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के आधार पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैं सारा कुछ बताना चाहता हूं तुम लोगों को। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में और कंपेयर भी करेंगे। अरे प्रोटीन याद हो जाएगा अपन लोगों को, सारा का सारा प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, दोनों कंप्लीट होंगे। ये बात जरूर देखें, ठीक है ना? तो देखें आज मेरा जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, देखें आगे। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्वेश्चन आया किससे बनता है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है ना? से निर्मित होने वाले यौगिक है, होने वाले यौगिक जो है वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन। अरे प्रोटीन में क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रोटीन में पढ़ा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हमारे किसके थे भाई? प्रोटीन के लिए थे भाई, प्रोटीन के लिए पढ़ा था। यहां पे कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर कैसे करें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ध्यान रखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जिन यौगिकों में 2:1 होता है वही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ना कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त यौगिक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये बात हमारे को मालूम होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या आ गया? एक जनरल फॉर्मूला देता हूं तुम्हारे को। कार्बन H2O, ये इसका सामान्य सूत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल हमेशा कार्बोहाइड्रेट में एक ग्लूकोज का एग्जांपल दे देता हूं। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। देखे तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखो ना इसके अंदर देखो 12:6 मतलब 2:1
मतलब कितना रेशो हुआ भाई, 2:1 का रेशो हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। जनरल फॉर्म में, सामान्य सूत्र में या तो ऐसे बताते हैं या उसको H2OX कर देते हैं, कितनी भी यूनिट आके जुड़ जाए तो ये दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में एक बहुत ही चलित क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे शरीर का ईंधन कौन, शरीर का ईंधन कौन। तो भाई शरीर का ईंधन कौन होता है, तो दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कभी भी आज तक कभी भी किसी थाली में सजाया गया है, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट। हर चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, शरीर का ईंधन है। ईंधन कौन है, तो बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो आपको क्या राइट करना है, कार्बोहाइड्रेट राइट करना है। और ये कार्बोहाइड्रेट शरीर का ईंधन के नाम से जाना जाता है। अब जबकि क्यों ईंधन बोलते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ये आ जाता है ना, तो मुझे एक बात याद आती है कि वास्तव में हमारे शरीर में ऊर्जा कोशिका के किस कोशिकांग में एकत्रित रहती है या निर्मित होती है, तो हमेशा एक बात याद रखा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और किस रूप में होता है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में या एटीपी के रूप में एकत्रित होती है सारी ऊर्जा। तो सारे ऊर्जा का एकत्रीकरण कहां पे होता है, तो ये बात हमेशा याद रखना। कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन अभी मैं यहीं पे बात करूंगा। तो एक मैंने बात जस्ट बताई कि ऊर्जा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वो तो होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में रहती है, तो वो एटीपी के रूप में होती है। कहां निर्मित होती है, दैट इज कॉल्ड, किस कोशिकांग में निर्मित होती है, तो उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होती है। तो वो कोशिका जब पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी शरीर का ईंधन कौन, तो 3 बातें आई। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये पूरा सही नहीं है। कब पूरा सही है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात या 2:1 होगा तब माना जाएगा। शरीर का ईंधन कौन है, वो कार्बोहाइड्रेट है। अब अगला पॉइंट आता है स्रोत के बारे में। सर यहां पे मछली, मांस, अंडा, दूध, ये तो हर में आते हैं। पहले वाले प्रोटीन वाले में भी मैंने बोला सब जगह पे ये आते ही आते हैं। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे कोई पूछे तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अनाज नाम की जो चीज होती है, गेहूं, मक्का, बाजरा, ठीक है ना, ये सब अनाज के अंदर, चावल, ये सब जो अनाज में आते हैं उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो मूल क्या है, तो वो मूल है वो अनाज है। और अनाज में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जब भी पढ़ा जाता है तो सबसे पहले अनाज पढ़ा जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं जब स्रोत पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक चीज याद आती है कि जब भी कोई क्लासेस होती है, कोई कोचिंग क्लास होती है, हमारे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तब हमारे बीच में टाइम मिलता है, रेसेस होती है, उस समय में हम अपने दोस्त को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे यार थोड़ा चाय पी के आते हैं। अरे चाय पीने से क्या आएगी, अरे तन्नाटी आएगी। चाय पीने से क्या आएगी, तन्नाटी मिलती है। वो कहता अरे यार चाय पी ली, बहुत मजा आ गया। अरे यार मजा क्यों आया, उसको ऊर्जा प्राप्त हुई। किससे ऊर्जा प्राप्त हुई, अरे भाई चाय में क्या पड़ा है, शक्कर पड़ी है। चाय में क्या पड़ा है, दूध पड़ा है। और दूध और शक्कर क्या प्रदान करते हैं, हमारे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कभी कभी डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं ना, तो लो डायबिटीज हो जाती है, उसको बहुत लो हो जाता है शुगर का लेवल, तो वो उस समय क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं फटाफट। अरे क्या मिलता है उसको, एनर्जी मिलता है। मतलब मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, हर मीठी चीज में आपके क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मेरे को समझ में आ गया, क्या आ गया भाई, कि शक्कर हो गई, गुड़ हो गया, शहद हो गया, ये सारे जो है। और मैं बोलूंगा, सिंपल सा बोलूंगा तो मीठे खाद्य पदार्थ, मीठे
खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें आपके क्या होता है, हर समय कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो मीठे फल, है ना, शहद, फल, सभी तरह के फल जो देते हैं खूब कार्बोहाइड्रेट देते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी प्राप्त। अरे यार अब लोग बीमार हो जाते हैं। हाँ, पहले लोग मिलने जाते थे किसी से तो कहते थे यार इसके लिए जूस ले जाते हैं। अरे जूस क्यों ले जाते हैं? कहते हैं कि जब अपन जाते हैं ना हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे मैं बहुत बीमार हो गया या कोई बच्चा बीमार हो गया, अरे बीमार हो जाते तो क्या होता है पता है, गया मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भाई साहब आपको भर्ती करना पड़ेगा। अरे भाई भर्ती कर लिया, तो जैसे ही हमारे को भर्ती करते हैं ना तो वहां से साइड से एक सुंदर सी महिला आती है। वो सुंदर सी महिला हाथ में क्या लेके आती है, तो वो क्या लेके आती है, ग्लूकोज की बोतल लेके आती है। अरे ग्लूकोज इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, फटाक से हमारे शरीर को एनर्जी देगा। अरे यार फटाक से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है किससे, ग्लूकोज से। अरे ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एक और चीज ये हो गया, इसके बाद मैं वापस बोलूंगा दूध है, ठीक है ना, मांस है, मछली है, ठीक है ना, और क्या हो गया भाई, आनंद दूध और मांस, मछली और अंडा, ये खूब कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन भी होता है। लेकिन मेरे एक बात ध्यान रखना, हर मीठा पदार्थ सामान्यतः उसमें कार्बोहाइड्रेट की गहन मात्रा पाई जाती है। और कभी भी ऐसा चूज करने को आए निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या उपस्थित है, तो वो आपको स्रोत के इसके बारे में बताना है। तो ये ग्लूकोज है ये, लेकिन मेरे को बात समझे, कुछ एग्जाम्पल देता हूं तुम लोगों को, कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जाम्पल देता हूं। तो एग्जाम्पल मेरे, अब मैं रासायनिक रूप से एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो स्रोत के रूप में दिया। अगर मेरे को रासायनिक रूप से कोई बोले कि भाई कौन कौन से हैं, तो मैं तुम्हारे को एक ही बात याद करने को कहूंगा। हम आर्ट्स के भी हो सकते हैं, साइंस वालों को आता है, साइंस वालों को बहुत छोटा लेवल भी लग सकता है, लेकिन मुझे तो वही पढ़ाना है जो आता है। और जब याद नहीं होता है ना तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, कार्बोहाइड्रेट का कहीं आ गया एग्जाम्पल, निम्न में से छांटिए कि कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो याद रखना जिसके पीछे ओज की आवाज आती हो वो हर समय कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखे ना, अपन तो लिखते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। अरे यार ये क्या आवाज आ रही है, सबके पीछे ओज की आवाज आ रही है, जिसके पीछे, और आर्ट्स के और तुम्हारे को याद नहीं हो तो ओज की आवाज जहां पे आती हो वो सारे के सारे क्या होते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया रखना है। ऐसे भी है, ऐसा नहीं है कि केवल मैं यही बता रहा हूं, ऐसे भी है जिनमें ओज की आवाज नहीं आती है। एक है ग्लाइकोजन और एक है स्टार्च। क्या है, एक है ग्लाइकोजन जिसमें ओज की आवाज नहीं आती, और एक है स्टार्च जिसमें ओज की आवाज नहीं आती। लेकिन सामान्य तौर पे अगर कोई मुझे बोलेगा कि आपके सामान्यतः कैसे पता लगाएं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इसके पीछे क्या आवाज आनी चाहिए, ओज की आवाज आनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है मेरे पास। एक और चीज है, 1 ग्राम खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वहां पे अपन ने प्रोटीन में याद किया था, प्रोटीन के स्रोत का कंपैरिजन हो गया। ये वहां पे हमने बोला 4 किलो कैलोरी, यहां पे भी लगभग उतना ही ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। और यहां पे अगर हम आ जाएं तो 1 ग्राम, और प्रतिदिन कितना उपयोग करना चाहिए एक वयस्क व्यक्ति को, तो वयस्क व्यक्ति को कितना उपयोग में लेना चाहिए, कितना, तो मैं बोलता हूं 400 से 500 ग्राम खाइए। और वहां पे अपन ने बोला, क्या बोला था प्रोटीन में, कि 60 से लेके 100 ग्राम तक अगर कोई रोजाना प्रोटीन का सेवन करता है, तो यहां पे मैं बोलूंगा प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम कोई खाता है तो वो स्वस्थ रहता है। तो ये चीज हमारे को आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक आइडिया है, और ये ऊर्जा प्रदान करने वाला, मतलब ईंधन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये मेरे लिए अनाज और मीठे खाद्य पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लेवल पे, थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे कोई एग्जाम देते हैं तो ये बहुत आ रहा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, इसका। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और एक एक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो ये देखते हैं हम लोग अगले
पेज पे अगर हम देखें अगले शीट पे, तो अगर आप देखें तो मेरे को समझ में आता है कि वर्गीकरण करना चाहिए मुझे। क्या करना चाहिए? वर्गीकरण करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है कि ये आता है, तो मैं इसके बारे में, मैंने प्रोटीन का वर्गीकरण नहीं किया था और मैंने कहा कि इतना एक्सप्लेन करके क्या करूंगा, लेकिन अगर प्रोटीन करता तो मैं बोलता सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, ठीक है ना, और इस तरह का कर देता था। लेकिन यहाँ पे एक और व्युत्पन्न प्रोटीन, 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे आता है, इसलिए मैं करना चाहूंगा। वर्गीकरण में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इनको क्या बोला जाता है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, राइट। और एक है डाइसेकेराइड, अलग से बोल रहा हूं, डाइसेकेराइड। यूं तो कोई साइंस का बच्चा होगा ना तो मैं उसको बोलूंगा ओलिगोसेकेराइड, ठीक है ना, ओलिगोसेकेराइड के अंदर डाइसेकेराइड आता है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए नहीं लूंगा और मैंने लिखा है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब समझे, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जिनका जल अपघटन नहीं होता है, पानी में डालो ना तो टूटते नहीं है, तो जिनका जल अपघटन, वहां पे क्वेश्चन आ गया किस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड। अरे इसके क्या एग्जांपल याद रखने हैं तुम्हारे को? तो क्या याद रखना है बेटू? तो सबसे अच्छा जो याद रखना है, जो काम में आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। 3 तो नाम याद रख सकते हो ना बेटू? तो गैलेक्टोज है ना, तो ये ओज वाले, बार बार बोल रहा हूं मैं, ओज वाले। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड होते हैं, और ये जल अपघटन नहीं होता है। ये जल अपघटन के आधार पे वर्गीकरण, जल अपघटन नहीं होता है, मतलब जल से कोई क्रिया नहीं करते हैं, मतलब जल की उपस्थिति में टूटते नहीं है। डाइसेकेराइड, अरे डाइसेकेराइड का मतलब क्या हुआ? जल से क्रिया करने पे 2 भागों में टूट जाए। अरे गजब के क्वेश्चन है, हेडमास्टर के एग्जाम होते हैं, साला फर्स्ट ग्रेड के होते हैं, हर जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा है। और ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना? देखें तो सबसे पहले दूध में क्या मिलता है? लैक्टोज। अरे लैक्टोज को जब पानी में डालोगे तो क्या बनेंगे? 2 टुकड़े, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सॉरी ग्लूकोज, मेरे से गलती हो गई है, ठीक है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को अगर हम देखें तो ये 1 मिनट मेरे को करना पड़ेगा। लैक्टोज इज इक्वल टू आपके ग्लूकोज, गलती है भाई, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, राइट। और सुक्रोज, ये दोनों बहुत आए इसलिए मैंने पहले लिखे, सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या क्वेश्चन आया है वहां पे? किसका जल अपघटन करने, किस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है? तो वहां लैक्टोज लिखा आएगा। या यूं क्वेश्चन आएगा, लैक्टोज का जल अपघटन करते हैं तो निम्न में से कौन से 2 भाग का निर्माण होता है, ये चीज आएगी। तो ये आपके ग्लूकोज। और एक और आता है जिसको बहुत कम आया है लेकिन, माल्टोज, जिसमें टुकड़े बनते हैं भाई, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। कभी कभी आर्ट्स के जो बच्चे हैं जो साइंस बहुत साल से छोड़ दी है, तो वो मुझसे पूछा करते हैं, सर ये गैलेक्टोज क्या है? अरे ये रासायनिक पदार्थ है। ऐसे तो तुम भी बोलते ग्लूकोज क्या है, मैंने जैसे फॉर्मूला दे दिया C6H12O6, तो ये फॉर्मूले हैं और ये अलग अलग पदार्थ हैं जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं करने की, ठीक है ना। तो ये चीज लेकिन आएगा ये, और कंफर्म्ड आएगा। अब 2 टुकड़े हुए तो डाइसेकेराइड, 3 हो जाते तो ट्राइसेकेराइड, वहां 10 तक होते हैं। अगर 2 से लेके 10 टुकड़े या 10 मोनोसेकेराइड बनते हैं, टुकड़े मतलब मोनोसेकेराइड बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं, ओलिगोसेकेराइड।
सेकेराइड के नाम से जानते हैं, तो ये ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं, लेकिन आता नहीं है, आता तो यही है। अब मैं जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या बताना चाहता हूं, तो ये 2 से 10 वाले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं भाई, ये होते हैं। तो अब मैं जो बताना चाहता हूँ पॉलीसेकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो या तो डाइसेकेराइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़े लेवल पे जब भी फर्स्ट लेवल का, जब भी सेकंड लेवल का जब भी आएगा तब आपके आना ही आना चाहिए। एक मेरे पास पॉलीसेकेराइड के लिए बहुत एग्जाम्पल है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को जो लगता है वो क्या लगता है, ग्लाइकोजन। एक क्या लगता है भाई, स्टार्च, ठीक है ना, ग्लाइकोजन और स्टार्च मुझे लगता है बेस्ट है। अब तुम कहोगे कि सर ग्लाइकोजन, लेकिन ओज की आवाज नहीं आ रही है, मैंने बोला। अब तुम कहोगे कि ये क्या है, एक और मेरे को बेस्ट एग्जांपल लगता है, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज लगता है, तो ये सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च। अब तुम कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट, अरे भाई कोशिका पढ़नी है हमारे को, और कोशिका पढ़नी है तो उसमें मैं 3 चीज बता देता हूं। अब सेल्यूलोज क्या है, अरे भाई कागज पे लिखते हो, कागज किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है। सेल्यूलोज क्या काम करता है, तो हम भी खाते हैं सेल्यूलोज कभी कभी, थोड़ा रेशों के रूप में, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए रेशेदार पदार्थ, खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो उस समय रफेज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो खाते हैं। तो सेल्यूलोज हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा बहुत है ना, पहले इसके लिए आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते थे, अपेंडिक्स में भी आपके पहले सेल्यूलोज के कुछ एंजाइम पाए जाते थे। सेल्यूलोज का पाचन, मतलब पुराने जमाने में जब शरीर बढ़ रहा था या अपने जाति का विकास हो रहा था, तब पाचन की क्रिया, तो हम शायद घास भी खाते हो, पहले लिखा भी गया था महाराणा प्रताप जी ये खाते हैं, कहना ने घास की खाई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। वो फल और सब्जियां खाई थी उन्होंने। लेकिन रफेज जो भी खाता है, तो सेल्यूलोज पाचन में हेल्प करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और आपके सबसे ज्यादा सेल्यूलोज का पाचन तो गाय और ये करते हैं, और गाय में सेल्यूलोज पच जाता है, हमारे अंदर नहीं पचता, क्योंकि गाय के अंदर सेल्यूलोज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, जो सेल्यूलोज का पाचन कर देता है। और सेल्यूलोज का मतलब हमेशा ध्यान रखना, सब घास, लकड़ी, मूलतः लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी, घास, अभी मैं बोलूं कागज जो लिख रहे हो वो किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है, ठीक है ना। अखबार किससे बनता है, तो आपके किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। तो सेल्यूलोज, और सबसे बड़ी, अभी कोई रजिस्टर देखा हो ना, तो रजिस्टर के पीछे एक बड़ा सा ऐसा आपके पेड़ बना आता है, लिखा होता है इको फ्रेंडली। अरे वो कभी भी प्रदूषण नहीं फैलाता, इसलिए तो इको फ्रेंडली लिखा। और बनता किससे, बगास से बनता है। तुम कहोगे बगास क्या होता है, मेवाड़ी में बोलो तो बगदा, ठीक है ना। बगास जो बनता है उससे बनता है, एक्चुअल में वो गन्ने की छिलके से निर्मित होते हैं, वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो ये सेल्यूलोज लकड़ी से प्राप्त होता है, कागज में होता है, दैट इज गुड। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में है ना, जीवों के शरीर में या हमारे शरीर में संचित भोजन है ना, ये संचित भोजन हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज का और अपघटन होता है, तो हमारे को क्या मिलती है भाई, एटीपी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह से स्टार्च, ठीक है ना, ये जंतु कोशिका है हमारे शरीर में, यूं बोल दिया ना, तो यूं बोल सकते हैं जंतु कोशिका का संचित भोजन कौन है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। लेकिन यहां पे पादप कोशिका का संचित भोजन कौन है, तो संचित भोजन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज कॉल्ड स्टार्च के नाम से जाना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मैंने प्रोटीन में नहीं कराया, मैंने यहां क्यों कराया, अरे यहां आता है इसलिए कराया, और वो जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमारे को याद रखनी चाहिए कि डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स है ना, ये वर्गीकरण, स्रोत, यही तो हमारे को पढ़ना है भोजन के अवयव में, और क्या चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला
कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तो अरबों खरबों यौगिक होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट कहा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अब मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्गीकरण करा दिया। इसके बाद मुझे एक चीज और बतानी है कि भाई ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। क्या है भाई? ऊर्जा प्रदान करने वाला है। अरे एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि एक क्वेश्चन आया हुआ है या आना चाहिए, मेरे को कुछ लगता है कि मेरे को अभी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कहता है कि शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कौन प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले दो ही है, प्रोटीन को अपन पहले ही हटा चुके हैं। सबसे पहले ऊर्जा कौन? तो मैंने एक अभी एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल में नर्स आती है, हाथ में क्या लेके आती है? ग्लूकोज लेके आती है, जल्दी से ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम चाय पीते हैं, हमारे को जल्दी से ऊर्जा मिल जाती है। अरे जल्दी से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो वो प्रदान करता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखें, क्या लिखना चाहिए मुझे? शरीर को सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है कौन? वो है भाई कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में वसा। और आज मुझे कोई पूछे ना सबसे ज्यादा कौन प्रदान करता है, वो तो वसा है भाई, है ना, दैट इज कॉल्ड फैट्स है ना, लिपिड्स हैं, वो सबसे ज्यादा प्रदान करते हैं। लेकिन शरीर को सबसे पहले ऊर्जा देता कौन है? इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, थाली में सबसे ज्यादा मात्रा में आदमी क्या खाता है? देखते ना मजदूर लोगों को, बेचारे वो क्या अपने वो पिक्चरों में बताते ना, बड़े बड़े टेबल होते हैं और बड़े बड़े टेबल पे हीरो हीरोइन और सब बैठ के 10 तरह के व्यंजन खाते हैं, 10 तरह के उनके खाद्य पदार्थ होते हैं। वैसा तो हम नहीं खाते। मैं तो मध्यम परिवार का हूँ, तो मैं भाई 1 या 2 सब्जी होती है, कुछ नमकीन होती है, ऐसा ही खाते हैं हम। कभी कभी चावल बन जाते हैं। तो भी देखो सबसे ज्यादा वो मजदूर क्या खाता है? रोटी। और मैं तो रोटी बोल रहा हूं, वो तो रोटी नहीं खाते हैं, वो तो रोटे खाते हैं। रोटे मतलब मोटे मोटे, है ना, एक ही खाते हैं। और उनकी बल, उनकी एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, वो सुबह से शाम तक कार्य करते रहते हैं। तो आप सोचिए, तो ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है? कभी भी कोई कहता है ना मुझे ऊर्जा चाहिए तो मैं ये खा लूंगा, नहीं सर, रोटियां बढ़ा दो, आराम से आप क्या हो जाओगे, आपकी गजब की एनर्जी आ जाएगी। तो ये ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन मेरे पास एक और क्वेश्चन आता है, भाई ऊर्जा जो है कितनी ऊर्जा शरीर को देता है? शरीर की कुल ऊर्जा का, शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 60 से 70% एनर्जी आपको किससे मिलती है भाई? किससे मिलती है? ये कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए हमने क्या बोला, शरीर का ईंधन है। शरीर का ईंधन इसीलिए इतनी देर से बोल रहे हैं 60 to 70% एनर्जी जो मिलती है। और एक मैं कमेंट पढ़ रहा था ना, जब मैं कमेंट पढ़ रहा था ना, तो मेरे किसी बच्चे ने लिखा था कि सर सोयाबीन में 43%। डेटाबेस कभी क्वेश्चन नहीं आता है, वो तो मुझे मालूम था। आज मुझे कोई पूछेगा कि इसका कितना, तो मुझे डेटा पूरा याद नहीं होता। अगर होता तो मैं कंप्यूटर होता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटाबेस आता नहीं बेटा। लेकिन अगर किसी ने उसमें लिखा था कमेंट में 43 की, सर 43 होता है या 46, ज्यादातर बुक्स कहती 43% होता है। लेकिन मैं बोलता हूं अगर क्वेश्चन आ भी गया ना,
तो 40 से 45% ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, लगभग, और यूं भी लिखते हैं लगभग 40 से 45% ऐसा आता है। क्यों? सोयाबीन की बहुत सारी अलग अलग किस्में होती जिसमें अलग अलग मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है, इसलिए डेटाबेस कम आता है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो शरीर का लगभग 60 से 70% कौन देता है भाई? कार्बोहाइड्रेट देता है। उसके बाद में मेरा जो यहाँ पे समराइज करने का टाइम है, तो एक मैंने बोला था, प्रोटीन, किसी खाद्य पदार्थ में अगर प्रोटीन है तो कौन से टेस्ट करने चाहिए, तो मैंने वहां पे नाम बताया था, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है ना, मैंने वहां पे बनाया था नीन हाइड्रीन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये बहुत ही, एक बाइयूरेट टेस्ट भी होता है जो प्रोटीन के, किसी खाद्य पदार्थ में अगर प्रोटीन है तो ये टेस्ट करने। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना हो, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण, लेकिन मेरे को बहुत फेमस है, वही बोलूंगा, मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट होता है या परीक्षण बोल दें एक, और सेकंड होता है बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट है ना, आजकल टेस्ट बहुत आया करते हैं, कभी कभी है ना, बीमारियों और रोगों में भी आया करते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो ये मॉलिश टेस्ट होता है, तो ये याद आए तो नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रिकॉशनरी रूप से मैं लेना चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए। एक और वहां पे पढ़ा हमने, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमने दो बताए, क्वाशयोर्कर और मरासमस। तो वो वहां पे अपने एक्सप्लेन भी किया क्या होता है। लेकिन यहां पे कोई मुझे बोले ना कि क्या बीमारी होती है, तो मैं बोलूंगा मोटा ही होगा भाई, तो क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। वो मोटापा ही अपने आप में सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन मैं आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं, एक रोग होता है जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। क्या नाम है भाई? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये एक रोग है, आज तक कभी आया नहीं है। और मुझे तुम पूछोगे कि भैया हमारे को क्या मालूम कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, तो मैं इतना ही सही बोलूंगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की कमी आ जाए तो आदमी कमजोर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये सब डायबिटिक में भी होता है, डायबिटीज जब होता है तब ग्लूकोज, अगर लो डायबिटीज है तो उसके अंदर आपको होता है कि ग्लूकोज की मात्रा कभी कम हो जाती है, तो इससे शरीर कमजोर हो जाता है, भूख लगती है, मतलब इस तरह शरीर की कमजोरी और चक्कर आना, सुस्त रहना, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। और याद हो गया, तुम सोचो, याद हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनता है प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है कार्बोहाइड्रेट। फिर सेकंड पॉइंट बोला, प्रोटीन इस शरीर का निर्माण कर रहा था, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? 4 किलो कैलोरी। और वो कितना कर रहा है, उसका खुद की एनर्जी कितनी थी? 4 किलो कैलोरी थी। तो ये सब अंतर है। वहां स्रोत क्या थे? दूध और दूध के उत्पाद और सोयाबीन और दालें थी। आज क्या आ गया? आज जो आ गया वो आ गया अनाज आ गया, और सब मीठे खाद्य पदार्थ आ गए। और मैंने कहा मीठा जो है, लेकिन मैं, कोई मुझे कहे ना वर्गीकरण में सर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, एक और कर सकता हूं। कार्बोहाइड्रेट मीठे जो होते हैं उनको बोलते हैं शर्करा, शुगर, और जो मीठे नहीं होते हैं नॉन शुगर। तुम कहोगे कौन मीठे नहीं है, तो मैं बताऊंगा, सेल्यूलोज। लकड़ी खाई है क्या तुमने? लकड़ी खा के देखो, वो मीठी नहीं होती है, लेकिन शहद खा के देखोगे मीठा होता है। जो मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शर्करा, और जो नहीं होते हैं वो अशर्करा के नाम से जाने जाते हैं। एक क्लासिफिकेशन में और कर सकता था, ठीक है ना, आता नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा वर्गीकरण में पढ़ा कि प्रोटीन का वर्गीकरण, तो मैं बोल रहा था सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन और आपके व्युत्पन्न प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे अब जो हम बोल रहे हैं वो कितने तरह के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉली डाइसेकेराइड मैंने यहीं के लिए किया है, वरना ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 टुकड़े होते तब माना जाता है। लेकिन डाइसेकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था भाई? सुक्रोज, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने का विघटन होता है, 2 कणों में विघटित होते हैं, तो वो सारा का सारा बताया। और शरीर का ईंधन कौन सबसे ज्यादा बार यही आया है, वो कौन है, वो मैंने बता दिया, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये मेरा आज का वीडियो है
इसको अच्छी तरह से देखिए। जितना आता है मैंने सब बोल दिया है और वो ही हमारे को करना है। बहुत अच्छा रिस्पांस था और इसी तरह से पढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।